हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में फिर से कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, श्याम वॉज आस्क्ड टू इनकोड अ स्ट्रिंग एस। ठीक है, एक स्ट्रिंग थी जिसको इनकोड करना था बाय रिप्लेसिंग द लेटर ई विद हैश। ई को हैश से रिप्लेस करके उसे इनकोड करना है। बोलता है कि सही स्टेटमेंट बताओ। मतलब मेरी कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ICSE। तो यहाँ पर ई है, ठीक है ना। अब इसको इनकोड करना है, तो ये इनकोड कैसे होगी? ये इनकोड ऐसे होगी, जहाँ भी मेरे को ई दिखेगा उसे हैश से रिप्लेस करूँगा। ठीक है, ICS हैश। तो भाई इसके लिए इन्होंने 4 मेथड दिए हैं, बोला सही कौन सा है। तो देखो यहाँ पर याद रखना है, रिप्लेस मेथड में क्या होता है। हम सबसे देखो, ये दो पैरामीटर लेता है, ठीक है ना। दो इसमें आर्गुमेंट हम पास करते हैं। पहला तो होता है ओल्ड कैरेक्टर, जिसे हमें रिप्लेस करवाना है। भाई जैसे मान लो तुम अपने घर की कोई चीज़ बदलवानी है, तुम्हें फ़ोन रिप्लेस करवाना है, तो पहले तो तुम दुकान वाले को पुराना फ़ोन दोगे ना। ओल्ड फ़ोन जब उसे दोगे तभी तो तुम्हें उसके बदले रिप्लेस करके वो नया फ़ोन देगा, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना। जब तक तुम पुरानी चीज़ नहीं दोगे, उसके बदले में तुम्हें रिप्लेसमेंट कैसे मिलेगा? तो भाई यहाँ भी वही करना पड़ता है। इस मेथड में पहले तुम्हें पुराना वर्ड देना पड़ता है, ठीक है, जिसको तुम रिप्लेस करवाना चाहते हो। अब यहाँ पर तो ये बी वाला है और डी वाला, ये तो गलत है। इसमें तो एक ही ले रहा है वो पैरामीटर, जबकि दो देने पड़ते हैं। अब ए और सी ऑप्शन बचता है, जिसमें से सही कौन सा है वो देखेंगे। तो पहले मैंने तुम्हें बताया हमें पुराना वाला देना है। पुराना कौन सा है? ई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, जिसमें हम पहले ई दे रहे हैं, ओल्ड करेक्टर, और उसे किससे रिप्लेस कर रहे हैं? नया वाला, वो है हैश, वो सेकंड में दे रहे हैं। तो ये इसका सही आंसर है, वो है सी। समझ में आया? आगे वाले पे आते हैं 20 पे। व्हेन स्ट्रिंग एम इज़ कंपेयर्ड टू एन। दो स्ट्रिंग है, एक है एम और एक है एन। उन्होंने बोला जब इनको हमने कंपेयर करा, जो रिज़ल्ट आया वो ज़ीरो से बड़ा आया, ग्रेटर देन ज़ीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। याद रखना, जब भी हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू मेथड की मदद से, तो ये दो स्ट्रिंग इसमें चाहिए होती हैं हमें। जैसे मैं मान लो यहाँ पर अगर कंपेयर कर रहा हूँ एम डॉट कंपेयर टू एन, ऐसे कर रहा है एम डॉट कंपेयर टू एन, क्योंकि यहाँ पर दो स्ट्रिंग बोली हुई हैं। तो ये करता क्या है? ये करता ये है, जैसे जो मेरी दो स्ट्रिंग होंगी, ये उनकी एस का वैल्यू को माइनस करते हुए चलेगा। अब खुद सोचो, इसमें आंसर या तो आता है पॉजिटिव, या तो आता है नेगेटिव, या आता है ज़ीरो। ये कब होता है पॉजिटिव? जब मेरा m बड़ा होगा n से। बड़ा होने का मतलब ये है कि वो लेटर बाद में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ABCDEFGH की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले A आया, उसके बाद आता है B, उसके बाद आता है C, उसके बाद D, ऐसे चलता जाता है। तो अगर मैं बोलूँ B और D में बड़ा कौन है, तो D बड़ा है, क्योंकि इसकी S का है वैल्यू B से बड़ी होगी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो वैसे ही अगर जो मेरा m है वो मेरा अगर बड़ा है n से, तो उसी केस में जब वो m माइनस एन करेगा, जब वो उसकी s का वैल्यू को n वाले की s का वैल्यू से माइनस करेगा। ये कंपेयर टू मेथड को मैंने डिटेल में समझाया वैसे, ठीक है ना। इसकी प्लेलिस्ट है स्ट्रिंग हैंडलिंग की, तो वहाँ देख सकते हो। बट जब m बड़ा होगा n से, तो तब मेरे को आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या होगा? एक तो बोलता है m कम्स बिफोर n इन द डिक्शनरी, कि m डिक्शनरी में n से पहले आता है। अरे भाई पहले आएगा तो वो बड़ा कैसे होगा? पहले वो आता है जो छोटा होता है। जैसे ए सबसे पहले आता है डिक्शनरी में, बी उसके बाद आता है, फिर सी उसके बाद। जो पहले आ रहा है वो तो छोटा होगा ना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? एन कम्स बिफोर एम इन द डिक्शनरी। एन पहले आएगा तभी एन स्मॉल होगा, एन तभी स्मॉल होगा। तो इसका सही आंसर है बी। तीसरे वाले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड हैज़ इंटीजर आर्गूमेंट। इसमें तो कौन से हैं जिनकी आर्गूमेंट इंटीजर होती है, मतलब जिनमें जब हम वैल्यू देते हैं वो इंटीजर टाइप की होगी। तो लेंथ है, जब हम लेंथ निकालते हैं, लेंथ में तो हम कुछ देते ही नहीं ना, तो ये तो हटा, ठीक है। दूसरा है कैर एट। कैर एट, ठीक है जी। कैर एट में क्या देते हैं? कैर एट, इसमें हम वैल्यू देते हैं इंडेक्स। फॉर एग्जांपल मैंने 1 दिया, तो करेक्टर एट 1, 1 इंडेक्स वाला करेक्टर मुझे मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो अंदर हम पैरामीटर दे रहे हैं वो तो इंटीजर है ना। तो एक तो हुआ कैरेट। अब आते हैं सब स्ट्रिंग और इंडेक्स ऑफ पे। तो इंडेक्स ऑफ में क्या देते हैं हम? इंडेक्स ऑफ, इसके अंदर हम क्या पास करवाते हैं? हमें जिसका इंडेक्स पता करना होता है वो हम इसके अंदर देते हैं ना। तो इंडेक्स ऑफ
कैसी चीज़ इनपुट में लेता है, ये एक कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। ये या तो एक कैरेक्टर लेता है इनपुट में या एक स्ट्रिंग लेता है जिसका हमें इंडेक्स पता करना है, ठीक है ना। किसी सेंटेंस में किसी स्ट्रिंग का मान लो हमें इंडेक्स पता करना है तो ये उसको इनपुट में लेगा। तो इसमें हम स्ट्रिंग या कैरेक्टर में इनपुट में दे सकते हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो है सेकंड और फोर्थ, मतलब सेकंड और फोर्थ सी, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। असर्शन प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच वन क्लास एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास इज टर्म्ड एज इनहेरिटेंस। हाँ ठीक है, इनहेरिटेंस की मदद से हम पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेते हैं, वो तो हो गया। फिर बोलता है इनहेरिटेंस प्रमोट रीयूजेबिलिटी। तो भाई इसलिए तो हम उसे इनहेरिट करते हैं ना, ताकि हम उसे रीयूज़ कर पाएँ। भाई अगर हमें उसे रीयूज़ करना ही नहीं है या कुछ भी नहीं करना तो हम इनहेरिट करके उसको इनहेरिट कर ही क्यों रहे हैं। तो सही है यहाँ पर कि इनहेरिटेंस प्रमोट रीयूजेबिलिटी। तो जो इसका सही आंसर है वो है कि असर्शन भी ठीक है और भाई रीज़न भी ठीक है। असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, बोलता है ऑल मेथड हैव सेम नेम। हाँ तो भाई पॉलीमॉर्फिज्म तभी होता है जब नेम सेम होते हैं, तो ये तो ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है विच इज़ नॉट ट्रू, तो ए तो ट्रू है। बी पे आते हैं। मेथड आर इन्वोक्ड बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट। बोलता है जब मेथड को हम कॉल करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट की मदद से होता है। अब जैसे दो मेथड हैं ऐड नाम के, तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूँ। यहाँ पर इंट ए ले रहा है इनपुट में, या इंट ए और इंट बी ले रहा है, बता रहा हूँ। मतलब ऐसे दो मेथड हमारे हैं और ये अलग अलग आर्गूमेंट लेते हैं। तो भाई जब नाम सेम है तो उसको पता कैसे चलेगा जावा को कि कॉल किसको करना है। तो वो पैरामीटर की मदद से ही तो समझेगा रन टाइम में कि भाई तुम दो पैरामीटर पास करवा रहे कि एक करवा रहे, या किस टाइप के पैरामीटर पास करवा रहे। तो मेथड आर इन्वोक्ड बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट। तो जैसे तुम आर्ग्यूमेंट दोगे उसी के अकॉर्डिंग वाला जो सूट करेगा उससे वो वाला मेथड वो कॉल करेगा। तो ये भी ट्रू है। मेथड शुड हैव द सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये वाला गलत है। क्यों? अगर भाई उसके आर्ग्यूमेंट भी एग्जैक्टली सेम हो गया और उनका टाइप भी सेम हो गया। अब जैसे ये ऊपर वाला ही है, यहाँ पर मैंने इंट ए लिया है, अब यहाँ पर कॉमा इंट मान लो इंट जेड है, ठीक है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि यहाँ पर दोनों इंटीजर टाइप के, नीचे वाले के भी दोनों इंटीजर टाइप के हैं और दोनों का नंबर भी सेम है। यहाँ पर दो पैरामीटर है, ऊपर भी दो पैरामीटर हैं। अब जब मैं कॉल करूँगा तो जावा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि वो हम कॉल किस वाले को करवाना चाह रहे हैं, तो वो एरर आएगी, वो कंपाइल ही नहीं होगा। तो ये सी ऑप्शन है जो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा सी वाला, ये वाला। मेथड शुड हैव द सेम नंबर एंड द सेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये मतलब इस केस में ट्रू नहीं होता। तो 23rd के बाद आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट वैलिड है। तो यहाँ इंट लिखा है और उसमें स्ट्रिंग वैल्यू पास करवा रहा, गलत है। इंटीजर लिखा है और क्या कर रहा है 45.0 को 2 से डिवाइड कर रहा है। भाई जब इसने 45 का पॉइंट लगा दिया तो ये तो इसको फ्लोटिंग पॉइंट, ये तो डेसिमल वाला नंबर हो गया ना, उसको तुम इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाओगे। ये इनिशियलाइजेशन भी गलत है। अब दो बच रहे हैं। एक है यहाँ पर ये फॉल्स असाइन कर रहा है इंटीजर में, फॉल्स कैसे कर सकते हैं, फॉल्स तो बुलियन वैल्यू है, ये भी गलत है। सी वाले पे आते हैं, ये ऑप्शन बचता है, ये ठीक है। रीज़न क्या है, अगर तुम समझना चाहते हो कि इंट जेड में मैं ये एक्स का क्या करके डाल रहा हूँ, इंट एक्स ऐसे कैसे डाल रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा जो काम हो रहा है वो हो रहा है टाइप कास्टिंग। हम इंटीजर में क्या कर रहे हैं, मतलब हम एक्स की जो एक्स का वैल्यू है वो इससे बाहर निकाल रहे हैं, ये इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग करी हमने, एक्स को उसकी एस के वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, तो कुछ ऐसा बना इंट जेड इक्वल टू एक्स की एस का वैल्यू मेरे ख्याल से 120 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के अंदर इंटरनली बन रहा है इंट जेड इक्वल टू 120। तो ये तो ट्रू है ना, ये तो ठीक है, तो ये तो चल जाएगा। 25 वाले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट टू प्रिंट द फॉलोइंग सेंटेंस। ऐसा प्रिंट करना है राज सेड गुड मॉर्निंग। अब इसमें सब कुछ आसान दिख रहा है, बस दिक्कत ये जो दो इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा है वो कर रहे हैं, वरना तो कोई भी प्रिंट कर देगा। अगर ये नहीं होते तो तुम तो आराम से सिस्टम डॉट प्रिंट एलन और उसके अंदर यहाँ पर डालते हैं राज सेड गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। बस दिक्कत ये होगी कि इसने दो इन्वर्टेड जो हमें कॉमा है वो भी प्रिंट करवाने को बोल रखा है यार, वो अब कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखो जब हमें इन्वर्टेड कॉमा वगैरह भी प्रिंट करवाने होते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें जावा को बताना पड़ेगा कि भाई तुम जो ये इन्वर्टेड कॉमा हैं, ये जो कोड्स हैं, इनको तुम क्या करो, इनको तुम स्पेशली ट्रीट मत करो,
इसको तुम ऑर्डिनरी अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट करो, जैसे तुम बाकी अल्फ़ाबेट को करो, जैसे बाकी अल्फ़ाबेट को तुम ट्रीट कर रहे हो वैसे करो। क्योंकि तुमको पता है ये इन्वर्टेड कॉमा का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम कोई चीज़ जो प्रिंट करवा रहे हैं उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दें। वो एक तरीके से स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पर जावा को हमें समझाना है कि भाई इसको तुम स्ट्रिंग मत समझो, इसको तो वैसे का वैसे प्रिंट करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसको जावा को इसको बताने के लिए कि ये ऑर्डिनरी ही लेटर की तरह ट्रीट करना है, हमें ये बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ हम चाहते हैं कि तुम्हारे इन्वर्टेड कोड्स वैसे के वैसे प्रिंट हो जाएं, उससे पहले हमें बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। तो सी वाला जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। राज सेड, उसके बाद बैक स्लैश लगा के डबल कोट आया, फिर गुड मॉर्निंग, फिर से बैक स्लैश लगा के डबल कोट आया, और उसके बाद एक और डबल कोट आया। वो किस लिए आया, वो आया किस लिए, पूरे को इनक्लोज करने के लिए ना। जब हम कभी भी प्रिंट करते हैं तो एक स्टार्टिंग में आता है, एक एंड में आता है। ये तो वो वाला है, बाकी के जो ये दो हैं ये कौन से वाले हैं, ये तो जो हमें प्रिंट करवाने ये वो हैं। और बैक स्लैश ये होता है जिसका मुंह, ये ऊपर वाला मुंह पीछे की तरफ होता है, ठीक है ना। ये वाला फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो उसका भी ध्यान रखना। बैक स्लैश लगाना पेपर में अगर आता है, फॉरवर्ड वाला मत लगा देना। सी ऑप्शन ठीक है। 26 पे आते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव पिक्चर। ये पिक्चर में तुम्हें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई। अगर देखो यहाँ पर ये इन्होंने क्यूब जैसी दिखा रखी, तो ये मतलब बर्फ़ की क्यूब है यहाँ पर। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे हम किस टाइप का बनाते हैं, ये ऐसा, ये इस टाइप का। अगर ऐसा तुम्हें दिखाऊँ बना करके, ये कैसा लग रहा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। ये एरे है, ठीक है ना। अब उसमें भी ऑप्शन दो हैं, 2 डायमेंशनल है या 1 डायमेंशनल है। तो भाई 2 डायमेंशनल है, इसमें रो और कॉलम है। तो 2 डायमेंशनल एरे, और रो कितनी है देखो, ऐसे होती है हमारी रो। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है। ऊपर से नीचे को क्या होते हैं, कॉलम। तो एक कॉलम ये, 2 कॉलम ये, 3 ये, 4 ये, 5 6 7 कॉलम 2 रो। तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे विद 7 कॉलम 2 रोज़। तो उसका जो सही आंसर है वो है ओनली 1, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे तुम्हें सॉल्व करना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रहता है मुझसे पूछ लेना, और जो मैंने प्ले लिस्ट बताई है उनको देख लेना अच्छे से डीप में समझने के लिए। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।